माननीय मंत्री जी। आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ, इन्होंने पहले संख्या पूछी है कि प्रदेश में रोजगार सेवकों की कुल कितनी संख्या है। तो संख्या कुल 34,368 रोजगार सेवक हैं तथा इनको सरकार द्वारा 10,000 प्रति महीना ईपीएफ के सहित मानदेय दिया जाता है। इन्होंने दूसरा पूछा कि सुविधाओं को बढ़ाए जाने पर क्या सरकार विचार करेगी। ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान मनरेगा योजना के अंतर्गत सुसृजित प्रशासनिक मद की धनराशि से किया जाता है। योजना के अंतर्गत 6% प्रशासनिक मद का प्राविधान भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और 3.5% प्रशासनिक मद ये राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगी कि यह मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार होता है तो यह भारत सरकार के द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। और रोजगार सेवकों को हमारे सरकार द्वारा जुलाई 2020 से ईपीएफ भी दिया जाना शुरू किया गया है। हमारी सरकार ने दिसंबर 2021 से महिला रोजगार सेवकों को जहां उनकी शादी हो गई हो वहीं पे समायोजित करने का भी प्राविधान बनाया गया है। यानी कि हर प्रकार से हमारे रोजगार सेवकों की सुविधाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आगे जो भारत सरकार की गाइडलाइन होगी उस पे हम आगे काम करेंगे। हम लगातार आप सबकी बात को भारत सरकार के पास लिख के भेजते रहते हैं। धन्यवाद। नथी खा प्रश्न का एक शेरमान खान। प्रदेश में रहने वाले लाखों आश्रयहीन बेघर लोगों को आवास प्रदान करने से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन धन्यवाद के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 35 लाख से भी अधिक परिवार आश्रयहीन हैं जिन्हें आवास की आवश्यकता है और सरकार द्वारा अब तक बहुत कम परिवारों को आवास प्रदान किए गए हैं, जिससे अभी भी लाखों परिवार आवास सुविधा से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 2015 से 2025 तक पीएमएवाई के तहत कुल 20 लाख आवासों की तकरीबन मांग थी, लेकिन अब तक केवल लगभग 1 लाख आवास ही बनाए गए हैं। यानी 5% ही गरीबों को आशियाना मिल सका है, बाकी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं राज्य नगरीय विकास अभिकरण के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में 2018 से अब तक करीब 3 लाख लोगों ने पीएमएवाई योजना के तहत आवेदन किया। इनमें से केवल 15,000 आवास ही बनाए गए या आवंटित किए गए। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा जैसे बड़े शहरों में भी यही स्थिति है। वाराणसी में करीब 1,20,000 आवेदनों के मुकाबले 10,000 आवास, कानपुर में 1.5 लाख आवेदनों के मुकाबले 12,000 और प्रयागराज में 80,000 के मुकाबले 6,000 आवास ही बनाए गए हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि सरकार ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है उस लक्ष्य को वो कैसे प्राप्त करेंगे और डिमांड और सप्लाई के इस बड़े अंतर को समाप्त करने के लिए वो कैसे काम करेंगे। माननीय मंत्री से मैं ये भी जानना चाहूंगा कि प्रतिवर्ष 2 लाख आवास देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार ने, वो कैसे पूरा होगा जब उनके पास लैंड बैंक ही नहीं है। सरकार को पहले लैंड एक्विजिशन में समय लगेगा, फिर आवास बनवाने में बहुत समय लगेगा और जिस तरीके से लाखों आवेदन आए हैं, यदि उसमें से अपात्रों को हटा दिया जाए और सिर्फ 20 लाख लोगों को ही घर देना हो तो क्या ये 5 सालों में संभव है? अगर ऐसा रहा तो यूपी के नगर विकास, आवास विकास, अन्य प्राधिकरण भी लग जाएंगे तो अगले 2 सालों 3 सालों में क्या बल्कि अगले 5 सालों में भी इतने आवास बनाकर देना मुमकिन ही नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री आवास योजना में बन रहे आवासों के निर्माण कार्य में देरी के कारण स्वयं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी भी रोष प्रकट कर चुके हैं। तो इस योजना का क्या हल होगा स्वयं मंत्री जी समझ सकते हैं। तो सरकार या माननीय मंत्री जी खुद बताएं कि सरकार अपने इस निर्धारित लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में मेरा 2 अनुपूरक प्रश्न भी है। पहला, जिन परिवारों को आवास स्वीकृत किए गए हैं क्या उन सबको 100% आवास भी हस्तांतरित कर दिए गए हैं या नहीं? क्योंकि कई जगह पर आवंटन तो हुआ है लेकिन आवंटी को अभी तक कब्जा नहीं मिला है। मेरा दूसरा अनुपूरक है, कई जगह पर आश्रयहीन लोगों के आवासों पर दबंगों एवं अराजक तत्वों ने वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ है और मूल आवंटी अभी तक सड़कों पर भटक रहा है। उस संबंध में अवैध कब्जा हटाने और मूल आवंटी को कब्जे दिलाने के संबंध में हाईकोर्ट का निर्णय भी पूर्व में आ चुका है, जिसका पूर्ण पालन अभी तक नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी इस संबंध में जांच करके कोई कड़ा और बड़ा कदम उठाएंगे? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।
प्रश्न ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के क्या पूरे देश के कोने कोने में वो माताएं बहनें और वो गरीब शोषित दलित वंचित जो कभी सोचा करते थे कि उनके सर पे पक्के छत का मकान होगा, तो ये योजना से हमारी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, दोनों ने ही उन लोगों के सपने को साकार किया है। आज जो इसका डेटा है, विगत 3 वर्षों में कितने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दिए गए। वर्ष 2022 से 2025 तक प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो कुल 10,44,876 आवास पात्र लाभार्थियों को दिए गए हैं और 2022 से 24 में कुल 1,43,624 आवास दिए गए हैं और 2024 से 25 में कुल 44,162 आवास दिए गए हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो कल्याण किया है कि जो इनसे भी वंचित रह जाता है, जो भारत सरकार के मानक है उससे भी जो वंचित रह जाता है, उन सभी जातियों को, उन सभी लोगों को इसमें शामिल करने का काम किया। विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को भी इसमें शामिल करने का काम किया, जिससे जो है हम उन लोगों को भी दे सके जो वो मानक में नहीं आते हैं। 2022 और 23 मुख्यमंत्री आवास कुल 2,62,594 आवास पात्र लाभार्थियों को दे दिए गए हैं। 2022-23 में 52,470 आवास, 2023-24 में सुन लीजिए आपको चाहिए था हिसाब, सुन लीजिए। 2023-24 में 94,493 आवास और 2024-25 में 1,15,631 आवास मुख्यमंत्री आवास। सरकार का काम सर्वे का, केंद्र सरकार ने जो अभी सर्वे कराई है वो सर्वे का काम पूरा हो गया है, उस पे चेकर लगा करके चेक हो रहा है और जो इसमें लिखा है कि असहाय, निर्बल, दुर्बल लोग, तो ये जो योजना है और उसकी जो निर्धारित मानक है कि जो मिट्टी के घरों में, कच्चे घरों में रहते हैं उनको ही दिया जाता है। कच्चे घरों में कौन रहता है? कच्चे घरों में असहाय और निर्बल लोग ही रहते हैं, दुर्बल लोग ही रहते हैं और उनको ही ये योजना देने के लिए बनाई गई है। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि 18,25,000 सेल्फ सर्वे हुआ है। सेल्फ सर्वे मतलब लोगों ने सेल्फी ले करके और सर्वे ऑनलाइन भरा है अपने मोबाइल से कि हमको ये आवास मिलना चाहिए। और दूसरा असिस्टेंट सर्वे हुआ है 39,48,000 जो विभाग द्वारा घर घर पे जा करके चेक किया जा रहा है एक एक लोगों को, अर्थात कुल 57,73,000 लोगों का अब तक सर्वे हो चुका है और ये सत्यापन का कार्य चल रहा है। 6 महीने के अंतराल में हम आवास को जो है आवंटित करना शुरू कर देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा देने वाला आवास बना है, प्रदेश या नंबर 1 प्रदेश बना है, ये मुख्यमंत्री जी के उसमें बना है उत्तर प्रदेश। और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि एक जो सवाल आपने पूछा है कि जो पिछला हमने दिया है कि अनुपूरक में पिछला 99% आवास सबको कंप्लीट दे दिया गया। 1-2 अगर किसी कारण से विवादित है कि कहीं जमीन के कारण से या किसी झगड़े के कारण से, उसको भी समिति बना करके सुलझा करके उनको भी देने का कार्य हो रहा है। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री पंकज पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, जो मेरा प्रश्न था माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम दृष्टया देखने से ये पता लगता है कि बेसिक शिक्षा विभाग में लगभग सब चीज ठीक चल रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी जो इन्होंने डाटा दिया है छात्र नामांकन का, वो 1,04,93,389 छात्र का नामांकन हुआ है। उसके सापेक्ष जो कार्यरत अध्यापक हैं
वो 3,38,590 है। अगर माननीय अध्यक्ष जी इसको 30:1 के अनुपात से देखा जाए तो आज भी करीब 11,202 अध्यापकों की कमी है। माननीय अध्यक्ष जी अगर इसके पूर्व का डाटा देखा जाए तो माननीय अध्यक्ष जी बड़ी निराशा होती है। माननीय अध्यक्ष जी अगर बात करें 2024 और 25 के छात्र नामांकन की तो प्रदेश में 1,52,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। उसके पूर्व देखें अगर 22-23 और 24 का डाटा तो 1,74,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था और 22-23 का देखें तो 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था। माननीय अध्यक्ष जी अगर कुल मिला के देखें तो आज 2022-23 से आज के डाटा में करीब 88,000 बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। 88 लाख बच्चों ने ड्रॉप आउट कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी कई बार शिक्षक भर्ती की मांग उठती है लेकिन हर बार ये कह के सरकार मुकर जाती है कि हमारा अनुपात समानुपात बराबर है। माननीय अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब 2022-23 में 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन हुआ था उस समय अगर शिक्षक की मात्रा करीब 5.5 लाख से 6.5 लाख होती तब हमारा समान अनुपात बराबर होता। लेकिन मान्यवर उस समय शिक्षक भर्ती नहीं हुई। उसका कारण ये हुआ कि एक शिक्षक पे करीब 60 से 70 बच्चों का भार पड़ा और अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण आज 88 लाख बच्चों ने उस प्राइमरी स्कूल में जाना बंद कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी जब भी विपक्ष द्वारा ये पूछा जाएगा शिक्षक भर्ती कब आएगी हर बार सरकार मुकर जाने का काम करती है। माननीय अध्यक्ष जी 1,92,00,000 छात्रों का नामांकन था। अनुपात समानुपात क्या है? 80 से 88 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए 2.5 से 3 लाख शिक्षकों की अगर शिक्षा भर्ती हुई होती तो आज प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो भी कम हो गया होता और लोगों को रोजगार भी मिल गया होता। प्रश्न करिए। और आज माननीय अध्यक्ष जी जो स्कूल बंद और मर्जर किए जा रहे हैं तो ये इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ती क्योंकि जब हमारे पास पर्याप्त शिक्षक होते पर्याप्त बच्चे थे तो उसको पढ़ा ले जाते और एक उज्जवल भविष्य बच्चों का बन जाता है। माननीय अध्यक्ष जी पिछले 4 सालों में 88 लाख बच्चों बेसिक विद्यालयों से ड्रॉप आउट हो चुके हैं। यह कोई मामूली गलती नहीं है, यह एक सुनियोजित अपराध है, यह वह पाप है जिससे करोड़ों मासूमों के सपनों को छीना गया है। माननीय अध्यक्ष जी अब प्रश्न क्या है? माननीय अध्यक्ष जी बस पूछना। हाँ पूछिए प्लीज। यह अपराध सबसे बड़ा इसका शिकार कौन हुआ है? हमेशा दलित और पिछड़ा इसका शिकार हुआ है। एक गरीब आदमी की आखिरी उम्मीद सरकारी विद्यालय होती वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन ये सरकार उनके सपनों को छीनने का काम कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी यह सिर्फ एक प्रशासनिक भूल नहीं है, यह सत्ता की मानसिकता का आईना है। एक ऐसी मानसिकता जो पिछड़े और को अशिक्षित रखकर हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से मेरा 2 अनुपूरक है। क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षक भर्ती कराने पर विचार करेगी? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? क्या माननीय मंत्री जी ये भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्राइमरी विद्यालयों में 6 वर्ष की जगह 4 वर्ष में नामांकन कराने पर विचार करेंगे? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? मंत्री जी मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्योंकि 3 माननीय सदस्यों का इस पे नाम है तो सब लोग अपना पूछ लें तो आप एक साथ उत्तर दे देंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। शेरन प्रधान विषय पर पूछिए, बात अपनी करिए। माननीय अध्यक्ष जी आपका हृदय से आभार और धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में सर हर वर्ष लगभग 15 से 20 हजार शिक्षक सेवानिवृत्ति हो रहे हैं और सरकार या माननीय मंत्री जी सदन में दावा करते हैं कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के नामांकन में 10 से 20% की वृद्धि हो रही है। ये जो रटा रटाया जवाब सरकार का चल रहा है ये वास्तविक जवाब सही जवाब है या जो जमीनी स्तर पर हकीकत वो दूसरी है? मैं कहना चाहूँगा सर कि आज जो हमारे युवा भाई बहन हैं नई भर्तियों के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, बेसिक के स्कूल जर्जर अवस्था में है और उनकी स्थिति खस्ता हाल है। इन जगहों पर नए भवन बनाकर विद्यालय संचालन की जगह स्कूल और मर्ज अथवा बंद करने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। जब हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, तो एक बच्चे के लिए भी अगर एक स्कूल खोलना पड़े तो सरकार को एक बच्चे के लिए भी स्कूल की व्यवस्था करना चाहिए।
मेरा आपके माध्यम से कहना है सर कि जिस तरह देश और प्रदेश में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की वैकेंसी हर साल भरी जा सकती है, तो चूंकि शिक्षा भी महत्वपूर्ण तत्व है समाज के लिए, इसी प्रकार शिक्षकों की भी भर्ती प्रतिवर्ष होनी चाहिए। आपके माध्यम से सर मेरा पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से कि क्या माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश में बीटीसी, टेट, सीटेट उत्तीर्ण बेरोजगार हमारे जो भाई बहन हैं, क्या बेसिक शिक्षा विभाग में के जो रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती लाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और विगत कई वर्षों से जो 69,000 भर्ती एवं जूनियर एडेड भर्ती की जो प्रक्रिया अपूर्ण है उसको पूर्ण करने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो दूसरा अनुपूरक मानवर आपके माध्यम से कि क्या सरकार जिन विद्यालयों को मर्ज और बंद कर रही है, ऐसे विद्यालयों को मर्ज और बंद करने की स्थिति में या न करके उन विद्यालयों को प्राइवेट स्कूलों की भांति आधुनिकीकरण करके उन पर क्या क्लासेस शुरू करने का काम करेंगी? और आखिरी मानवर आपके माध्यम से है कि सर जो समान अनुपात शिक्षक और छात्रों को अनुपात होता है उसमें ये दूसरा ही है ना, आखिरी जो है